Hello everyone, this side सी है हरकीरत खुराना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. एंड आज हम डिस्कस करेंगे FAQs ऑन सेक्शन 44AD. दैट इज कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 44AD की एप्लीकेबिलिटी कैसे है, कैसे वो अप्लाई होता है. तो चलिए, सबसे पहले ये इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ एक PDF है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हैं कि 44AD के रिगार्डिंग क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, क्या प्रैक्टिकल बेसिकली प्रैक्टिकलिटी में क्या इश्यूज आते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो चलिए, सबसे पहले इलास्ट्रेशन क्या है. सबसे पहले ये जो इलास्ट्रेशन है ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम से रिलेटेड है. तो चलिए सबसे पहले इलास्ट्रेशन पढ़ते हैं. मिस्टर राजा इज रनिंग अ प्रोप्राइटरी कंसर्न अंडर द नेम ऑफ राजा एंटरप्राइज. तो वो प्रोप्राइटरशिप है. The turnover of his firm during the previous year 2012-13 was rupees 84 lakhs. He wants to adopt the provisions of section 44AD and to declare income as per presumptive taxation scheme. Now, can he adopt these provisions even if he is an individual? Now, first of all, section 44AD कौन adopt कर सकता है? हमने पढ़ा ही था, resident individual opt कर सकता है. And जिनकी turnover during the previous year क्या है? up to 2 करोड़ है. अब इस केस में उनकी टर्नओवर कितनी है? 84 लाख. दैट इज 2 करोड़ से नीचे है और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट, हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो रेजिडेंट है और इंडिविजुअल तो वो है ही. तो और सबसे बड़ी बात, वो प्रोप्राइटरी बिजनेस चला रहे हैं, तो यही एक सेल्फ डीम्ड हम मान लेते हैं कि वो रेजिडेंट ही होंगे. तो अब देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है. The provisions of section 44AD can be adopted by such resident assessee who is an individual, HUF and partnership firm, वो हमने पढ़ा था, but excluding LLP. LLP 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते. Thus, Mr. Raja being an individual, if he satisfy the other criteria, that is other criteria, तो वो turnover वाला criteria हो गया. और कौन सा criteria हो गया कि he is not earning income by way of commission. ठीक है. और क्या हो सकता है? ही इज नॉट रनिंग एन एजेंसी बिजनेस, वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते, उस ऑप्ट नहीं कर सकते. उसके बाद द पर्सन जो है उनका, वो ही इज नॉट कैरिंग आउट द स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA सब सेक्शन 1. अब ये प्रोफेशन तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि बिजनेस ही उन्होंने बोला है. एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो जो है वो कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस जो हैं उनका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं. तो अगर वो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो यस, मिस्टर राजा कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD. चलिए, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया है. नेक्स्ट इलास्ट्रेशन है राजा HUF हुज करता इज मिस्टर राजा इज रनिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर. अब बेसिकली ये HUF है. द टर्नओवर ऑफ द स्टोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2012-13 was rupees 84,25,252. The HUF wants to adopt the provisions of section 44AD and to declare income as per the presumptive taxation scheme. अब वो क्या कह रहे हैं कि can it adopt these provisions even if it is an HUF? अब yes, क्योंकि HUF भी 44AD सेक्शन 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं अगर बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं. तो देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AD कैन बी अडॉप्टेड बाय सच रेजिडेंट एसएससी हु इज एन इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म बट नॉट एन LLP. Thus, being an HUF, if it satisfies the other criteria of the scheme, that is जो बाकी भी criteria है अगर वो satisfy कर लेते हैं, then it can adopt the provisions of section 44AD and can declare the income on presumptive basis. चलिए, now let's move on to illustration 3. अब ये क्या कह रहे हैं? SM Enterprise, a partnership firm whose partners are Mr. Soham and Mr. Mohan, is running a departmental store. Mr. Soham is also running his proprietary firm. SM Enterprise as well as Mr. Soham wants to adopt the presumptive taxation scheme of section 44AD. In this case, can the firm as well as Mr. Soham both adopt the provisions of section 44AD and declare income as per the presumptive taxation scheme? अब ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स भी सेक्शन 44AD अडॉप्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी अडॉप्ट कर सकती हैं. तो यस, दोनों जो हैं वो सेक्शन 44AD का बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. इन्होंने देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. The provisions of section 44AD can be opted by such resident assessee who is an individual, HUF and partnership firm but not LLP. There is no restriction in adopting the provisions of section 44AD by both partnership firm as well as partners. तो ये 3 इलास्ट्रेशन हमने देखी एप्लीकेबिलिटी पे. अब नेक्स्ट आते हैं स्कीम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे. इससे रिलेटेड इलास्ट्रेशन देखते हैं. चलिए पहली इलास्ट्रेशन देखते हैं. एजेंट एंड इज अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन. His gross commission during the previous year 2012-13 was rupees 25,84,000. He wants to adopt the provisions of section 44AD in respect of this business. In this case, what will be his income as per the provision of section 44AD?
अब सबसे पहला तो हमारे पास यही एक्सेप्शन आती है कि द पर्सन हु इज अर्निंग इनकम इन नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज इज नॉट अलाउड टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD। तो यहीं से इसको ऑप्ट करने का जो ऑप्शन है वो रूल आउट हो जाता है। दैट इज in this case Mr. Kumar is earning income in the nature of commission and hence he cannot adopt the provisions of section 44AD। अच्छा, एक और चीज़, ये जो PDF है इसमें जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं रिगार्डिंग टू कि अप टू 2 करोड़ टर्नओवर होनी चाहिए तभी आप सेक्शन 44AD अडॉप्ट कर सकते हो, ये थोड़ा सा पुराना PDF है, इसमें ये अमेंडमेंट्स नहीं अभी तक इनकलकेट की गई हैं, तो इसीलिए हम इस पोर्शन को इग्नोर करेंगे और जो भी कुछ अगर कुछ चेंजेस या एक्सेप्शंस है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब इस केस में ऐसा कोई पॉइंट था नहीं, इस केस में सिर्फ एक कमीशन वाला पॉइंट था तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। Mr. Kapoor is running a factory. The turnover of the factory during the previous year 2012-13 was 98,84,252. That is up to 2 crores है। He wants to adopt the provisions of section 44AD in respect of this business. In this case, what will be his business income as per the provisions of section 44AD? अब अगर उसको मिनिमम इनकम कितनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी? मिनिमम इनकम मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रही हूँ, दैट इज 6% वाली कंडीशन में अभी नहीं हाथ लगा रही हूँ, सिर्फ मैं 8% लेके चल रही हूँ। अभी मैं ये नहीं एज्यूम करी कि उसकी कैश से आती हैं कि कैसे आती हैं, किस मोड से आती हैं, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। तो अब हमारा जो इनकम है वो कितना होगा सेक्शन 44AD के केस में? 8% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स। अब 8 ग्रॉस रिसीट्स कितनी है? ग्रॉस रिसीट्स है 98,84,252, दैट इज इसका 8%, दैट इज मिनिमम 7,90,740 इनकम उसको डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। अगर उससे ज्यादा इनकम है तो वो ज्यादा डिक्लेयर करेगा, पर मिनिमम इतनी इनकम उसको डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। चलिए नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब ये क्या है? मिस खुशहाली इज अ डॉक्टर. She is doing practice in her own clinic. The gross receipts of the clinic during the previous year 2012-13 were rupees 1,25,52,252. She wants to adopt the provisions of section 44AD in respect of her clinic. In this case, what will be her income as per the provisions of section 44AD? अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये प्रोफेशन है डॉक्टर का, ये एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA। तो अगर अब ये एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA, तो इसका मतलब ये एक वो नहीं हुआ आपके पास, आप सेक्शन 44AD अडॉप्ट नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन थी कि अगर एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन कोई पर्सन कैरी आउट कर रहा है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन ऑफ सेक्शन 44AA, तो वो पर्सन 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है, इन दिस केस मिस खुशहाली इज अ डॉक्टर, दैट इज शी इज एंगेज्ड इन वन ऑफ द प्रोफेशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA एंड हेंस शी कैन नॉट अडॉप्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AD। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। मैं सारी इलस्ट्रेशंस नहीं कराऊंगी, सिर्फ सिलेक्टेड इलस्ट्रेशंस बता रही हूँ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखिए क्या है, ये किससे रिलेटेड है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेरियस अलाउंसेस एंड डिसअलाउंसेस। अभी बेसिकली वो है, हम कहते हैं ना कि जो भी 8% इनकम, हमने पिछली वीडियो में जैसे कि डिस्कस किया था कि 44AD के केस में जो भी इनकम आती है दैट इज द 8% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, उसमें हम ये डीम करके मतलब मान के चलते हैं कि जो सेक्शन 30 to 38 के एक्सपेंसेस हैं वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, दैट इज दोबारा उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये उसी चीज से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं। चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर कृणाल इज रनिंग अ मेडिकल स्टोर इन हिज ओन प्रीमाइसेस. द टर्नओवर ऑफ द स्टोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2012-13 was rupees 52,84,848 and he declared income as per the provisions of section 44AD. After computing the income at the rate 8% of such turnover of rupees 52,84,848, he wants to claim further deduction on account of following items. अब ये कौन सी हैं? अब सिंपल सी बात है, अगर ये एक्सपेंसेस सेक्शन 30 to 38 में कवर हो रहे हैं तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ शॉप, डेप्रिसिएशन ऑन शॉप बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर सिस्टम, कैन ही क्लेम डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर? तो यस, वो नहीं कर सकता। यस नहीं, आई मीन टू से कि नो, वो नहीं कर सकता। तो फ्रॉम द नेट इनकम कंप्यूटेड एज अबव, एन असेसी इज नॉट परमिटेड टू क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38। अब सेक्शन 30 to 38 में सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का भी आता है और दूसरा सेक्शन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी आता है। तो दैट इज वो क्लेम नहीं कर सकते ये खर्चे दोबारा, क्योंकि ये इनकम फाइनल इनकम मान ली जाएगी और ये डीम्ड इट विल बी डीम्ड कि ये जो खर्चे हैं सब ये ऑलरेडी लेस हो चुके हैं।
So now let's move on to the next illustration. SM Corporation, a partnership firm, is running a color dyeing press in its own premises. The turnover of the press during the previous year 2012-13 was rupees 84,48,848 and it declared income as per the provisions of section 44 AD. After computing the income at the rate 8% of such turnover of rupees 84,48,848, the firm wants to claim further deduction on account of following items. अब वही है, सेम सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्रेस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर. एक आइटम इसमें एक्स्ट्रा है, दैट इज रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स. अब जो रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स है वो सेक्शन 30 to 38 की डिडक्शंस में कवर नहीं होता, वो सेक्शन 40B की डिडक्शंस में कवर होता है. तो इसमें अब हम क्या कह सकते हैं कि सेक्शन 30 to 38 की डिडक्शंस तो नहीं मिलेंगी, पर जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, ये सेक्शन 40B में कवर होता है. अब इसमें क्या है कि जो रेम्यूनरेशन है एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स है, ये एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही आप इसका खर्चा क्लेम कर सकते हो. एक्सपेंस अलाउ होता है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक. तो आप एक स्पेसिफाइड लिमिट तक जितनी एज पर इनकम टैक्स अलाउड है, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आप रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स का खर्चा 8% जो आपने इनकम निकाली है ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स उसमें से लेस कर सकते हैं. बाकी ऊपर वाले खर्चे लेस नहीं होंगे सेक्शन 30 to 38 वाले, लेकिन ये जो सेक्शन 40B का खर्चा है, दैट इज रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट पेड टू इट्स पार्टनर्स, ये विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, मतलब जितनी इनकम टैक्स में लिमिट दी हुई है विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स अलाउड है एंड आप इनकम में से लेस कर सकते हो. चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. ये किससे रिलेटेड है? मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ WDV ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स. अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन का खर्चा तो आप दोबारा लेस नहीं कर सकते, पर WDV का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. तो वो WDV आप एसेट्स की ऐसे लेंगे कि आप मानेंगे कि आप हर साल डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से क्लेम कर रहे हैं एंड हर साल एसेट की WDV में से वो डेप्रिसिएशन लेस होती जाएगी. तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन से समझते हैं. Mr. Amar is running proprietary firm under the name of Amar Enterprise in the premises owned by him. The turnover of the firm during the previous year 2012-13 was rupees 52,25,848 and he declared income as per the provisions of section 44 AD. After computing the income at the rate 8% of the turnover of rupees 52,25,848, he wants to claim further deduction on account of depreciation on the shop premises amounting to rupees 84,252. Can he do so as per the provisions of section 44 AD? अब हम highlighted portion ही पढ़ते हैं. तो thus in this case Mr. Amar cannot claim any further deduction. ये तो हमको पता ही on account of depreciation amounting to rupees 84,252 from the net income computed as per the provisions of section 44 AD. क्योंकि section 30 to 38 में एक section 32 depreciation का भी आता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो खर्चा क्लेम कर चुके हैं एंड दोबारा नेट इनकम में से लेस नहीं होगा. चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. SM Corporation, a partnership firm, is running a factory. The turnover of the firm during the previous year 2012-13 was rupees 99,84,252 and it declared income as per the provisions of section 44 AD. The opening WDV of the block of depreciable asset, जो कि machinery है, at the rate 15%, as on 1st April 2012 was rupees 8,25,252. Since the firm has opted for the provisions of section 44 AD for the year 2012-13, it has not claimed the depreciation. In this case, if in the next year it does not opt for section 44 AD, what will be the WDV on which the firm can claim depreciation? अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि उसने 2012-13 में 44 AD ऑप्ट किया है, पर अगले साल अगर वो ऑप्ट नहीं करती तो WDV क्या होनी चाहिए. बेसिकली वो पूछना चाहते हैं कि WDV उतनी ही रहेगी 8,25,292 क्या, या WDV चेंज होगी. तो हमारा आंसर क्या है? यस, चेंज होगी. ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कहते हैं. हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ते हैं. However, the WDV of any asset, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, as per the provisions of section 44 AD, from the income computed as per the provisions of section 44 AD, further deduction on account of depreciation is not available. वो हमको पता है, वो हम डीम मान के चलते हैं कि खर्चा अलाउ हो गया है, खर्चा लेस हो गया है. However, the WDV of any asset used in the business covered under the scheme of section 44 AD shall be calculated as if depreciation as per section 32 is claimed and allowed. वही जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. Thus, even though no depreciation is claimed by the firm, मतलब चाहे
नेट इनकम इससे डेप्रिसिएशन का खर्चा लेस नहीं हुआ है, येट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट, लेकिन डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक. द डब्ल्यूडीवी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज. अब 1 अप्रैल 2012 को ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 8,25,252. इसमें से हमने 15% डेप्रिसिएशन लेस की 2012-13 की. चाहे हमने नेट इनकम इसे लेस नहीं किया, खर्चा क्लेम नहीं किया, ठीक है, ये तो हम मान लेते हैं ना कि लेस हो गया है, सच में थोड़ी क्लेम हुआ है. तो चाहे हमने सच में क्लेम नहीं किया, पर हम डब्ल्यूडीवी में से लेस करेंगे, दैट इज 123,788. अब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है 2012-13 के लिए? 7,01,464. एंड डब्ल्यूडीवी दैट इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अब अगले साल इस डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन लगेगी, दैट इज 7,01,464. इस ब्लॉक जो वैल्यू है डब्ल्यूडीवी की, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी.